गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें चार बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण, सेकंड है रेस्पिरेशन, श्वसन, थर्ड है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, और फोर्थ है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। हमारा लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन चल रहा है और न्यूट्रिशन टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कि न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है और न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र को कंप्लीट किए थे। जो स्टूडेंट ये शुरू का 2 लेक्चर नहीं देखे हैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। आज न्यूट्रिशन टॉपिक का थर्ड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। फर्स्ट लेक्चर में यानी कि न्यूट्रिशन के फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे, जब न्यूट्रिशन का टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि जितना भी हरा पेड़ पौधा होता है ना, वो अपना भोजन खुद से बनाता है। यानी कि हरे पौधे में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण। जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो खुद से अपना भोजन बनाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। यानी कि हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाने का प्रोसेस है ना, हम उसी प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। याद रखना है कि हरा पेड़ पौधा जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बनाता है तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर पौधे में भोजन बनता कैसे है। होता क्या है कि पेड़ पौधा वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेड़ पौधा कहाँ से कैसे ग्रहण करेगा, कैसे पौधा में इन करेगा? तो वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। कितना परसेंट है पता है? इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है 0.03 से 0.04%। अगर एक वर्ड में हम एक आंसर हम बोलें तो हम बोलेंगे 0.03%। यानी कि इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है और इतना सबके लिए पर्याप्त है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा किसी को नहीं चाहिए, पौधा को चाहिए, लेकिन पौधा को भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायु में होना कितना चाहिए? 0.03%। उससे ज़्यादा होगा तो पौधे को भी दिक्कत है। यानी कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन उसका कंसंट्रेशन इस एयर में कितना होना चाहिए? 0.03%। उससे ज़्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु में, उसको पौधा कहाँ से ग्रहण करता है। याद रखना है कि पत्ती में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। पौधा के पत्ती में बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है और उन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमाटा। यानी पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्टोमाटा। उस स्टोमाटा से होकर के ही वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड जाने लगता है कहाँ? पत्ती के अंदर। तो ऐसा करते हैं, एक हम छोटा सा पौधा भी साइड में बना दें, साइड में बना देते हैं, इधर बना देते हैं। हाँ, तो चलो ये है एक पौधा। ठीक है, ये एक पौधा है। तो पौधा में ये जो पत्ती है, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र प्रेजेंट है और इस छिद्र को कहते हैं स्टोमाटा।
स्टोमाटा से होकर के वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है पत्ती के अंदर। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र है जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा से होकर के वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाने लगता है? पत्ती के अंदर जाने लगता है। इसके बाद ये जो पौधा का जड़ है, ये जो पौधा का जड़ है, ये क्या करता है? भूमि से H2O को खींच लेगा। भूमि से जड़ क्या करेगा कि मिट्टी के अंदर से पानी को H2O को खींच लेगा। अब ये H2O भी धीरे धीरे चला जाता है कहाँ? पत्ती में चला जाता है। तो पौधा का जो पत्ती है, पत्ती में बहुत सारा कोशिका होगा ना, पौधा के हर भाग में कोशिका सेल्स होगा, तो पत्ती में बहुत सारा कोशिका होगा, सेल्स होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती की कोशिका में गया, ये H2O भी जड़ के माध्यम से फिर ऊपर जाएगा तना में, तना से पत्ती में, और पत्ती की कोशिका में चला गया। और पत्ती की कोशिका में, तो यहाँ थोड़ा सा समीकरण को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। हम बोले कि पौधा वायुमंडल से ग्रहण कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, भूमि से ग्रहण किया क्या? H2O वाटर, तो लिख देते हैं प्लस H2O, दो चीज ग्रहण किया। ठीक, दिन में सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये भोजन बनाने का प्रोसेस संपन्न होता है। तो सूर्य का प्रकाश हिंदी में लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश मौजूद है। और पत्ती की कोशिका में हरा रंग का कण प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, यानी पत्ती हरी होती है ना, क्यों? क्योंकि पत्ती की कोशिका में हरा रंग का कण मौजूद रहता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ क्लोरोफिल का यूज होता है, लिख देते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, पत्ती की कोशिका में हरा रंग का कण भरा हुआ है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो याद रखना है कि पौधा वायुमंडल से ग्रहण किया कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से ग्रहण किया H2O, ये दोनों यानी CO2 H2O कहाँ जाएगा? पत्ती की कोशिकाओं में जाएगा। पौधा का जो भी भाग हरा होता है ना, जो भी भाग पौधा का हरा है ये वहां जाएगा। ठीक है, और हरे भाग की कोशिकाओं में, हरे भाग की कोशिकाओं में हरा रंग का कण मौजूद है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और धूप रहेगा, सनलाइट रहेगा। अब यहाँ दो चीज, एक हो गया सूर्य का प्रकाश, एक हो गया क्लोरोफिल। इन दोनों की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये CO2 और H2O आपस में रिएक्शन करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा। हम बोले कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O आपस में कर लेता है अभिक्रिया। जैसे ही अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के बाद बनता है ग्लूकोज, C6H12O6, क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। तो लिख देते हैं ग्लूकोज बनाइए, ये बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है जिसमें से एक क्या है? ग्लूकोज है। और यही है पौधा का भोजन, फूड, फूड यानी कि भोजन, यह है पौधा का भोजन। तो ग्लूकोज तो बना, और क्या बनता है? तो और बनता है ऑक्सीजन, और क्या बनता है? तो H2O। ठीक है, तीन प्रोडक्ट बना। ये जो सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है, इस दोनों की उपस्थिति में ये CO2 और H2O आपस में कर लेगा अभिक्रिया। अभिक्रिया करने के बाद बनता है ग्लूकोज, और बनता है ऑक्सीजन, और बनता है H2O। पौधा इस ऑक्सीजन को उसी स्टोमाटा से बाहर त्याग देता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन जो बना, ये ऑक्सीजन इस स्टोमाटा से होकर के क्या हो गया? बाहर निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा, रिएक्शन हुआ, क्या बना? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को फिर स्टोमाटा से होकर के बाहर त्याग दिया। हम लोग पौधे के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी हम सबको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? पौधे की वजह से मिल रहा है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा? पौधा ग्रहण करेगा। और वो क्या मुक्त करेगा? ऑक्सीजन मुक्त करेगा। फिर उस ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करेगा? हम लोग ग्रहण करेंगे।
यानी कि सभी एनिमल, सभी जंतु ऑक्सीजन ले करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो पौधे द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करेगा? सभी जंतु। और वो फिर CO2 छोड़ेगा तो उसको कौन लेगा? पौधा। तो पौधा और जंतु के बीच में ये गैसों का संतुलन बना रहता है, इसलिए सभी जंतुओं का भी बने रहना जरूरी है और हर तरह के पेड़ पौधे का भी बने रहना जरूरी है। ठीक है, तो हम बोले कि ये ऑक्सीजन जो बनता है ना, ये स्टोमाटा से फिर पत्ती के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, और ये जो H2O है ये भी वाष्प के रूप में ये भी स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन निकल गया और क्या मुक्त हो जाएगा? H2O। वाष्प के रूप में H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो बच गया पौधा में क्या? केवल ग्लूकोज बच गया, C6H12O6, यानी भोजन बच गया। तो इस भोजन का पौधा यूज करता है। पौधा अपनी वृद्धि के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापचयी क्रिया को संपन्न करने के लिए, उपापचयी क्रिया का मतलब है कि कोशिका के अंदर कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। कोशिका के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर संपन्न होती है तो हम उसी को बोलते हैं उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और उसके लिए फूड की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भोजन है, ये जो ग्लूकोज है, पौधा इस ग्लूकोज का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करता है, उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए करता है। ठीक है, तो अब हम इसका एक परिभाषा बोल देते हैं। यही प्रोसेस कहला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो हम प्रकाश संश्लेषण का एक परिभाषा बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधा के किस भाग में होगा? तो जो भाग पौधा का हरा है वहाँ की कोशिका में ये प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस संपन्न होगा। तो पत्ती के अलावे जैसे कोई नया तना है जो कि हरा है, हरा होने का मतलब वहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो हम कहते हैं पौधे के हरे भागों की कोशिकाओं में, ध्यान से सुना है, पौधे के हरे भागों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधे के हरे भागों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल, वायुमंडल से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा भोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेना है। पौधे के हरे भागों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा भोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और जलवाष्प भी मुक्त होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन तो बना, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन और वाटर वेपर, जलवाष्प भी मुक्त होती है। तो ये परिभाषा समझ में आया। समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लगाएंगे 6 है तो यहाँ लगेगा 6, यहाँ लग जाएगा 12, यहाँ लग जाएगा 6, यहाँ भी लगेगा 6। हम बैलेंस करने भी नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट बैलेंस कर दिए, हम बैलेंस करने भी नहीं सिखा रहे हैं। ये बायोलॉजी का क्लास है तो केमिस्ट्री का क्लास जो है उसमें बैलेंस करने के लिए सीखा जाता है। तो ये जो समीकरण तैयार हुआ, यही समीकरण किसका है? प्रकाश संश्लेषण का। तो सिंपल सी बात है कि पौधा जब भोजन बनाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो भोजन बनाने का प्रोसेस ही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और पूरी प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन बोल करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल करके आंसर हम लिख देंगे। अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे तेज होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर यानी भोजन बनाने का जो प्रोसेस का जो स्पीड है, जो रफ्तार है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे तेज होती है? यानी कौन से रंग का प्रकाश अगर पौधा पर दिया जाए जिससे कि प्रकाश संश्लेषण बहुत फास्ट हो, बहुत तेजी से संपन्न हो, जल्दी जल्दी भोजन बन जाए। तो इसका आंसर है लाल और नीला प्रकाश। इसका आंसर क्या है? लाल तथा नीला प्रकाश। क्वेश्चन क्या बोले हम? क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तेज होती है? तो याद रखना है लाल तथा नीला प्रकाश, यानी कि अगर पौधा के ऊपर लाल या नीला रंग का प्रकाश डाला जाए तो उस समय पौधा में भोजन का निर्माण सबसे तेज गति से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे धीमी होती है? किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे धीमी होती है? इसका आंसर है हरा प्रकाश, ठीक है। इसका आंसर क्या है? हरा प्रकाश। तो याद रखना है कि सबसे तेजी से प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होगा? लाल और नीला प्रकाश में। सबसे धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होगा? हरा प्रकाश में, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल किसके जैसा कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है ना, हरा रंग का कण क्लोरोफिल, वो किसके जैसा कार्य करता है? तो आंसर है इसका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक लिखे? उत्प्रेरक, हाँ ठीक है, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? पता होगा कि कोई ऐसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया क्षेत्र में मौजूद हो, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन वह अन्य पदार्थों के बीच अभिक्रिया करवा देगा, अभिक्रिया तेजी से करवा देगा। यहाँ क्लोरोफिल ऐसा पदार्थ है जो खुद अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है लेकिन CO2 और H2O के बीच में ये अभिक्रिया करवाने का काम करता है। यानी कि क्लोरोफिल यहाँ किसके जैसा कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक जैसा कार्य कर रहा है। ये समझ में आया? इसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो याद होना चाहिए कि पौधा में जो कोशिका है वो है पादप कोशिका, प्लांट सेल। पौधा में जो भी कोशिका है ना उसको बोलते हैं पादप कोशिका, प्लांट सेल। और प्लांट सेल के अंदर में एक ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में कहते हैं हरित लवक, ठीक है, हाँ हरित लवक, हिंदी में उसको बोलते हैं हरित लवक। हम बोले पादप कोशिका के अंदर, कैसे कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है कि नहीं? ये सब बहुत सारा कोशिकाओं होता है। इसी तरह से पादप कोशिका में, प्लांट सेल में एक हरा रंग का कोशिकांग मौजूद रहता है जिसको बोलते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। उस हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जहां क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण वहीं पर होगा। जहां क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण वहीं पर होगा। तो पादप कोशिका के अंदर जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें क्लोरोफिल है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
कोशिका के किस भाग में? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो हम लिखेंगे हरित लवक, या फिर क्या बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? आंसर है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पार्ट बताना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनम। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनम, या इसको बोलते हैं ग्राना। ठीक है, ग्रेनम या ग्राना। हमको लगता है ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। एक काम करते हैं, एक पादप कोशिका का सिंपल सा फिगर बना देते हैं। जैसे कि ये है एक पादप कोशिका, प्लांट सेल। ठीक है, ये है एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे बीच में क्या होता है? एक बड़ा सा वैक्यूल होता है कि नहीं? रसधानी जिसको बोलते हैं वैक्यूल, रसधानी हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारा कोशिकांग भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि चलो यहाँ साइड में थोड़ा सा हम न्यूक्लियस बना देते हैं। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्जी बॉडी, है ना? ये गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, ये लाइसोसोम हो गया। ठीक, ये दाना दाना राइबोसोम हो गया। पता है कि नहीं? ये सब स्ट्रक्चर, इसमें एक ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ऐसा करें, ग्रीन स्केच का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में देखते हैं, ग्रीन स्केच मिल गया। तो हम बोले कि प्लांट सेल में एक ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो यही क्लोरोप्लास्ट, यहाँ जो ये जो लिखे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इस ग्रीन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में, इसके अंदर में कुछ गोल गोल सिक्का के ऊपर सिक्का जैसा चढ़ा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से लग रहा है ना कि एक गोल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर फिर एक और गोल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर और गोल स्ट्रक्चर। तो लगता है कि सिक्का के ऊपर सिक्का जैसा चढ़ा हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो हम इस सिक्कों के समूह को ही कहते हैं ग्रेनम। इस सिक्का के समूह को बोलते हैं ग्रेनम या ग्राना। सिक्कों के समूह को बोलते हैं ग्रेनम या ग्राना। और इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है हरा रंग का कण क्लोरोफिल। इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है हरा रंग का कण क्लोरोफिल। ठीक है, तो एक पादप कोशिका प्लांट सेल है, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक कोशिकांग है, उसके अंदर में ग्रेनम सिक्कों का समूह ग्रेनम प्रेजेंट है, और उसके अंदर में मौजूद है हरा रंग का कण क्लोरोफिल। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है, तो याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम मौजूद है और ग्रेनम के अंदर में ही मौजूद है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जहां है वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है, तो हम बोलेंगे क्या? ग्रेनम। तो यहां लिख दिए हैं ग्रेनम या ग्राना में संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है। ये देखो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है, तो याद रखना है कि ये जो जल है ना H2O, जल अणु टूटता है। वाटर जो है ना H2O, ये टूटता है, और जल अणु जब टूटेगा, जल में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जैसे जल H2O टूटता है तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन अलग होकर के ये ऑक्सीजन मुक्त किया, नहीं। ये जो ऑक्सीजन मुक्त हुआ ना, ये कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन याद रखना है, ये जो H2O है यही टूटता है,
और H2O के टूटने से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से O2 बन करके मुक्त हो जाता है। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है, तो जल अणु के टूटने से। ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है, बोलेंगे जल अणु के टूटने से। क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है, जल अणु के टूटने से। यानी कि ये H2O यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 के साथ जुड़ करके फिर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक, आगे और भी कुछ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, अंग, तो हम बोलेंगे पत्ती को, ठीक है, यानी कि पौधा का वैसा अंग जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधा का वैसा अंग, जैसे पौधा में जड़ है, तना है, पत्ती है ना, तो कौन ऐसा अंग है पौधा का जहां पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जड़, तना, पत्ती कहाँ, तो हम बोलेंगे पत्ती। पत्ती हरा होता है, वहीं पर क्लोरोफिल है और वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम बोले कि प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा पत्ती। थोड़ा सा लिख देते हैं, पत्ती को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है, पत्ती को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंगक का मतलब हो गया कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब होता है ना, ये सब कोशिकांग। उसी तरह से कौन ऐसा कोशिकांग है जहां पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वो तो है क्या, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे क्या, यानी आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक लिखे हैं, क्लोरोप्लास्ट, हाँ ठीक लग रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। और हम इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंगक मतलब हो गया कोशिकांग, आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी इकाई, इकाई मतलब हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट, जो छोटा स्ट्रक्चर है, एक खास स्ट्रक्चर है जो प्रकाश संश्लेषण में इन्वॉल्व होगा, वो कौन है। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर तो क्लोरोफिल है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर ग्रीन पिगमेंट वो क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, आंसर है क्लोरोफिल। और हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो यहाँ 3 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलेंगे, पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट को। और प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको बोलेंगे, क्लोरोफिल को। क्या इतना समझ में आया। अब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड 4 प्रयोग पढ़ना है, 4 एक्सपेरिमेंट, 4 प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड। कौन कौन सा, पहला प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन होगा कि प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। हम बोले ना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फिर अभिक्रिया नहीं होगा। मतलब दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। जब धूप पड़ेगा पौधा के ऊपर तो प्रकाश संश्लेषण होगा, रात में धूप नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात में भोजन का निर्माण नहीं होगा, दिन में भोजन बनता है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, तो साबित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, फिर इसको भी साबित करके दिखाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, इसको भी दर्शाना पड़ेगा। और चौथा प्रयोग हो जाएगा कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये साबित करना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो 4 प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक प्रयोग पढ़ लेंगे, आज हम लोग एक प्रयोग पढ़ेंगे और उसके आगे का जो 3 प्रयोग है वो हम लोग अगले कुछ वीडियो में, अगले एक वीडियो में तो 3 प्रयोग नहीं हो सकेगा, 2 वीडियो लगेगा, पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर कुछ दिन से वीडियो हम अपलोड नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और आवाज़ भी फंस गया था, इसलिए वीडियो हम इधर नहीं बना रहे थे, लेकिन कि वीडियो बनाएंगे। जब चैप्टर स्टार्ट किए तो लाइव प्रोसेस पूरा ज़रूर करेंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट खींचो और हम तुरंत अभी आते हैं और प्रयोग को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट खींच लो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। जितना भी हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे सबके आंसर का कुछ तरीका होगा। आंसर में सबसे पहले हमको लिखना है प्रयोग का नाम, ठीक है, प्रयोग का नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रयोग का नाम। तो लिखेंगे यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, ये हो जाएगा। इसके बाद इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए जिन जिन उपकरण की आवश्यकता होती है उसका भी एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगला हेडिंग बना देंगे आवश्यक उपकरण, ठीक है, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री, यानी कि क्या क्या चीज़ चाहिए प्रयोग को संपन्न करने के लिए। जैसे गमला में लगा हुआ एक चौड़ा पत्ती वाला पौधा चाहिए, काला कागज़ का टुकड़ा चाहिए, जेम्स क्लिप चाहिए, बीकर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, आयोडीन का घोल चाहिए, ये सब कुछ उपकरण चाहिए, सामग्री चाहिए, उसका एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रयोग विधि। इसके बाद हो जाएगा स्टार्ट क्या? प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में हम जैसे जैसे प्रयोग करते हैं ना, पूरा प्रोसेस के बारे में लिखते हैं और यहीं से मेन आंसर स्टार्ट होता है। प्रयोग विधि से मेन आंसर स्टार्ट होगा। तो ध्यान से समझना है, हमको ये दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। और इसे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, गमला में लगा हुआ एक चौड़ा पत्ती वाला हम पौधा ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक पत्ती का फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक पत्ती का हम फिगर बनाए और ये गमला में लगा हुआ पौधा का पत्ती है, पूरा का पूरा हम पौधा नहीं बना रहे हैं, लेकिन समझ लेना है कि कोई गमला है, उसमें कोई पौधा है, पौधा में बहुत सारा पत्ती है, पत्ती थोड़ा बड़ा साइज का है, ठीक है। तो गमला में लगा हुआ एक चौड़ा पत्ती वाला हम पौधा लेते हैं और सबसे पहले उस पौधा में भोजन होगा कि नहीं होगा। याद रखना कि पौधा में जो भोजन रहता है ना, वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है, स्टार्च या मंड। स्टार्च को ही उसका दूसरा नाम क्या है? मंड। तो पौधा में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में है, यानी कि पौधा जो ग्लूकोज बनाता है ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो ग्लूकोज आपस में जुड़ करके बहुत सारा ग्लूकोज का अणु आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या? स्टार्च। लगभग 2500 ग्लूकोज का अणु आपस में जब जुड़ जाता है ना, तो बनता है एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं स्टार्च। तो पौधा में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। तो पौधा हम लिए हैं, उसमें स्टार्च होगा, हमको स्टार्च हटाना है, हम चाहते हैं कि पौधा का पूरा स्टार्च खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे? पौधे को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो जब अंधेरे कमरे में पौधा को रख देंगे तो उस पर धूप पड़ेगा नहीं, नया भोजन बनेगा नहीं, स्टार्च बनेगा नहीं।
और जो भोजन पहले से है 2-3 दिन तक में पौधा उस भोजन का यूज कर लेगा और पौधा में स्टार्च अब हो जाएगा ख़त्म। पौधा बिल्कुल भूखा हो गया, उसमें अब भोजन है ही नहीं, स्टार्च हो गया ख़त्म। तो हम पौधे को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख करके स्टार्च विहीन बना देते हैं। तो याद रखना है कि जब अंधेरे कमरे में पौधा को रखें तो पौधा का टोटल स्टार्च हो गया ख़त्म। ये पॉइंट याद रखना है कि अंधेरे कमरे में पौधे को रखें तो पौधा का भोजन हो गया ख़त्म, यानी स्टार्च हो गया ख़त्म। तो पौधा कैसा हो गया? स्टार्च विहीन हो गया। अब स्टार्च विहीन पौधा के किसी एक पत्ती के कुछ भाग पर हम क्या करते हैं, काला कागज जेम्स क्लिप की सहायता से चिपकाएंगे। ये काला कागज है, ठीक है, ये है काला कागज। तो ये काला कागज हम इसमें एक क्लिप है, क्लिप इस तरह का है, तो इसको बोलते हैं जेम्स क्लिप, ठीक है। जेम्स क्लिप की सहायता से क्लिप से चिपका देते हैं दोनों तरफ, यानी कि काला कागज का टुकड़ा 2 पीस है, एक ऊपर से और एक इसके पीछे से, एक आगे से एक इसके पीछे से लगाए और क्लिप से इसको दबा दिए। तो ये काला कागज का जो टुकड़ा है उसको हम जेम्स क्लिप की सहायता से आगे और पीछे, पत्ती के आगे पीछे दोनों तरफ चिपका दिए। पूरा का पूरा पत्ती नहीं ढकना है, पत्ती के कुछ भाग को ढके, कुछ भाग खाली रह गया। अब हम इस पौधा को, यानी कि गमले में लगे इस पौधे को अंधेरे कमरे से निकालते हैं और 3 से 4 घंटा के लिए धूप में रख देते हैं। 3 से 4 घंटा के लिए इस पौधा को हम क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। अब ध्यान देना है कि जैसे हम धूप में पौधा को रखेंगे तो धूप में प्रकाश पड़ने लगेगा और जिस पत्ती के कुछ भाग को हम काला कागज से ढक दिए हैं उस पर ध्यान देना है। तो जहाँ पर काला कागज चिपका हुआ है, क्या वहाँ उस पत्ती के अंदर धूप जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से काला कागज है ना, काला अपारदर्शी कागज है, तो अंदर में धूप जाएगा नहीं। लेकिन पत्ती के जिस भाग पर काला कागज नहीं है, क्या यहाँ धूप पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर ओपन है। तो यहाँ धूप पड़ा, यहाँ धूप पड़ा, लेकिन जहाँ काला कागज चिपका है वहाँ पर धूप नहीं पड़ा। तो जब धूप में लाएंगे तो वहाँ तो प्रकाश संश्लेषण होने लगेगा ना। जब धूप में लाएंगे तो वहाँ तो प्रकाश संश्लेषण होने लगेगा। तो जहाँ जहाँ धूप पड़ेगा वहाँ वहाँ प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए और जहाँ धूप नहीं पड़ेगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होना चाहिए। अभी हम इस तरह का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ धूप पड़ा, यहाँ धूप पड़ा, तो यहाँ दोनों जगह प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। लेकिन जहाँ काला कागज है उसके अंदर में तो धूप नहीं पड़ा, तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होना चाहिए। आगे ये बात साबित भी हो जाएगा, आगे ये बात साबित हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि जब पौधा को हम अंधेरे कमरे से निकालते हैं 3 से 4 घंटा तक धूप में छोड़ देते हैं। धूप में छोड़ देने के बाद क्या करते हैं, इस पत्ती से हम काला कागज को हटा देंगे, काला कागज को हटा देंगे, इस पत्ती को तोड़ देंगे, यानी कि पत्ती को पौधा से तोड़ दिए। इस पत्ती को, जो पौधा हम लगा हुआ था ना, उस पौधे से हम पत्ती को क्या किए, तोड़ लिए, क्लिप खोले और काला कागज को हटा दिए। तो हमारे पास ये पत्ती आ गया। अब हमको क्या करना है, ये पत्ती किस रंग का होगा, किस रंग का होगा, हरा होगा। पत्ती है तो क्लोरोफिल होगा ना, क्लोरोफिल है तो ये पत्ती हरा होगा। हम चाहते हैं कि इसका क्लोरोफिल निकल जाए, हम चाहते हैं कि पत्ती का क्लोरोफिल बाहर निकल जाए। तो क्लोरोफिल को बाहर निकालने के लिए इस पत्ती को अल्कोहल में उबालना पड़ेगा, अल्कोहल में उबालना पड़ेगा। लेकिन अल्कोहल में उबालने का भी कुछ तरीका होता है। क्या तरीका है, तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक इस तरह का हम बीकर लिए, ध्यान से देखना है, इस तरह का बीकर ले लेते हैं, लिए, इसमें अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल है। और हम क्या करते हैं, एक और बड़ा सा बीकर ले लेते हैं, डबल बर्तन, एक बड़े बर्तन में छोटे बर्तन को डाल दिया गया है। तो बड़ा वाला जो बर्तन है ना, इसको हम बोलेंगे वाटर बाथ, ठीक है, वाटर बाथ। और इसमें जल भरा हुआ है और इसके अंदर जो है ये है बीकर, और इसके अंदर में क्या भरा है, अल्कोहल भरा, यानी शराब, अल्कोहल भरा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल में इस पत्ती को डाल देते हैं, इस पत्ती को कहाँ डाल दिए, अल्कोहल में डाल दिए, और इसको हम गर्म करेंगे। स्पिरिट लैंप की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं।
इसको हम, ये ज्वालक है, ज्वालक गर्म कर रहे हैं। तो पहले गर्म क्या होगा, वाटर बाथ का पानी गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा तो फिर बीकर का अल्कोहल गर्म होगा, और अल्कोहल अगर गर्म होगा तो अल्कोहल में क्या डूबा हुआ है, पत्ती, तो पत्ती गर्म होगा। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल में इस पत्ती को डाल करके उबालते हैं। लेकिन तरीका क्या है, तो एक बीकर में हम अल्कोहल लेते हैं और उस बीकर को एक बड़े वाटर बाथ के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको गर्म करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म कर दिया जाएगा ना, तो अल्कोहल का जो वाष्प निकलेगा ना, अल्कोहल का जो वाष्प निकलेगा वो अगर इस आग के संपर्क में आ जाता है तो अल्कोहल का वाष्प आग पकड़ लेता है। जैसे यहाँ से अल्कोहल का वाष्प ऐसे निकलेगा और ये वाला आग अगर इधर से यहाँ तक आ गया तो फिर अल्कोहल के वाष्प में आग पकड़ लेता है और पूरा में आग पकड़ लेगा। अल्कोहल लगातार वाष्प बनते जाएगा, आग पकड़ पकड़ करके वो जलते जाएगा, प्रयोग फिर नहीं हो सकता है। इसलिए अल्कोहल से भरे बीकर को वाटर बाथ में यानी पानी के बर्तन में डुबा देते हैं, डाल देते हैं और फिर उसको वहाँ गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से पानी का भाप निकलेगा और यहाँ से अल्कोहल का भाप निकलेगा। अब ये ज्वाला अगर यहाँ तक आता भी है तो यहाँ पर क्या है, पानी का भाप, और फिर अंदर में क्या है, अल्कोहल का भाप। तो ज्वाला का संपर्क हो जाएगा पानी के भाप से, तो पानी मतलब पानी का जो भाप है वो आग पकड़ता नहीं है और अंदर तक ज्वाला जाएगा ही नहीं, तो अल्कोहल में आग पकड़ेगा नहीं, अल्कोहल के वाष्प में आग नहीं पकड़ेगा। यही सही तरीका है कि जब भी हम पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं तो एक बीकर लेते हैं, बीकर में अल्कोहल भर देते हैं और उस बीकर को एक वाटर बाथ यानी पानी के बर्तन में डाल देते हैं, फिर वहाँ से उसको हम गर्म करते हैं। तो याद रखना कि जब पत्ती को हम अल्कोहल में उबालते हैं ना, तो अल्कोहल में क्लोरोफिल घुल जाता है, अल्कोहल में क्लोरोफिल घुल जाता है, यानी पत्ती में जो क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा। कहाँ, किस में चला जाएगा, पत्ती का क्लोरोफिल किस में चला जाएगा, अल्कोहल में। पत्ती का क्लोरोफिल किस में चला गया, अल्कोहल में। तो जब पत्ती का क्लोरोफिल अल्कोहल में निकल के चला जाएगा तो क्या अब पत्ती हरा रहेगा, नहीं, अब पत्ती हरा नहीं रहेगा। अब पत्ती कैसा हो जाएगा, तो रंगहीन। हरा क्यों है पत्ती, हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है, और जब ये क्लोरोफिल अल्कोहल में निकल के घुल जाएगा तो अब ये अल्कोहल ही हो जाएगा हरा और पत्ती हो जाएगा सफ़ेद टाइप का या हल्का पीला कलर का, यानी कि रंगहीन हो जाएगा। तो पत्ती हो गया अब कैसा, रंगहीन। इस पत्ती को अल्कोहल से निकालते हैं, पानी में धो लेते हैं, कैसा है पत्ती, रंगहीन। जब अल्कोहल में उबाले तो ये पत्ती कैसा हो गया, रंगहीन हो गया, पानी से धो लिए। अब हम इस पत्ती को क्या करते हैं, अब हम इस पत्ती को क्या करते हैं, एक पेट्री डिश है, एक थाली है कांच की, एक कांच की थाली है जिसमें कि आयोडीन का घोल है। इसमें क्या है, आयोडीन का घोल, लिख देते हैं आयोडीन का घोल, आयोडीन का घोल है। और इस आयोडीन के घोल में हम इस पत्ती को डाल देते हैं। आयोडीन के घोल में हम क्या किए, पत्ती को डाल दिए। तो आयोडीन के घोल में डुबा करके कुछ देर रखते हैं और फिर यहाँ से आयोडीन के घोल से निकालेंगे, उसको भी फिर से पानी से धो लेंगे। इतना सा काम करते हैं किसमें, प्रयोग विधि में। हम क्या किए, तो गमला में लगा हुआ एक चौड़ा पत्ती वाला पौधा लिए, पौधा के स्टार्च को ख़त्म करना था, उससे भोजन को ख़त्म करना था, तो 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में गमला में लगे पौधे को रख देते हैं तो स्टार्च विहीन हो जाएगा वो। उसके बाद पौधा के किसी एक पत्ती के कुछ भाग पर आगे पीछे दोनों तरफ से काला कागज़ का टुकड़ा चिपका देते हैं जेम्स क्लिप की सहायता से, और फिर पौधा को हम धूप में 2-3 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद क्या किए, पत्ती को तोड़ दिए, काला कागज हटा लिए, इस पत्ती को अल्कोहल में उबाले। अल्कोहल में उबालने से क्या हुआ कि पत्ती का क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल गया और पूरा का पूरा पत्ती कैसा हो गया, रंगहीन। पूरा का पूरा पत्ती कैसा हो गया, रंगहीन। इस रंगहीन पत्ती को अल्कोहल से निकाले, पानी से धोए और उसको किस में डुबा दिए, आयोडीन के घोल में डुबा दिए। कुछ देर के बाद यहाँ से इसको निकालते हैं और अब देखते हैं कि क्या दिखा। तो अब जो हमारा हेडिंग बन जाएगा वो हो जाएगा निरीक्षण का। अब क्या हो जाएगा, निरीक्षण का, ठीक है, निरीक्षण।
यानी कि पहले था प्रयोग का नाम, फिर आवश्यक उपकरण, फिर हो गया प्रयोग विधि, अब क्या होगा निरीक्षण। अब हम देखते हैं कि ये जो पत्ती है, एक और फिगर हम यहाँ बना देते हैं, वही पत्ती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसी के जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। कितना बड़ा है, चलो जो भी हो जैसा भी है ठीक है ना। चलो ये पत्ती है, यही पत्ती है। तो जब हम आयोडीन के घोल से निकाल करके पत्ती को देखते हैं तो क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि, ध्यान देना है, पता ये चलता है, ध्यान से देखना है, इसको बहुत ज़्यादा हम कलर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो जैसे तैसे कर देते हैं। ये नीला नीला हो गया और ये थोड़ा सफ़ेद टाइप का है। तो जैसे आयोडीन के घोल से निकालते हैं ना, तो उसके बाद पत्ती को देखने पर पता चलता है कि पत्ती के जिस भाग पर काला कागज चिपका हुआ था, यहाँ पर था ना काला कागज चिपका हुआ, तो जहाँ पर काला कागज चिपका हुआ था, ये पत्ती का जो भाग है ना, ये रह जाता है रंगहीन। रंगहीन यानी अल्कोहल में जब उबाले थे तो पूरा का पूरा पत्ती कैसा हो गया था? रंगहीन। तो ये बीच वाला भाग जो कि जहाँ पर काला कागज चिपका था वो रह गया रंगहीन। और जो जहाँ पर काला कागज चिपका हुआ नहीं था, जैसे यहाँ पर नहीं था, यहाँ चिपका हुआ नहीं था, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये हो जाता है गाढ़ा नीला। गाढ़ा नीला, गहरा नीला कलर का हो जाता है। तो ये भाग, ये वाला भाग, शुरू का भाग, लास्ट का भाग, ये दोनों भाग हो गया कैसा? गहरा नीला। और जहाँ पर काला कागज चिपका हुआ था वो रह गया कैसा? रंगहीन। तो गाढ़ा नीला होने का क्या मतलब है? नीला क्यों हो गया? ये नीला क्यों हो गया? जबकि अल्कोहल में उबालने के बाद पूरा का पूरा पत्ती हो चुका था रंगहीन, लेकिन आयोडीन के घोल में डालने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर काला कागज चिपका हुआ था वो तो रंगहीन रह गया, लेकिन जहाँ काला कागज चिपका हुआ नहीं था वो हो गया नीला रंग का। तो नीला रंग होने का रीजन है कि यहाँ पर ये जो नीला वाला भाग है ना, यहाँ पर स्टार्च उपस्थित है। नीला वाला भाग जो है ना, यहाँ पर क्या उपस्थित है? स्टार्च उपस्थित है। और जो रंगहीन है यहाँ पर स्टार्च नहीं है, अनुपस्थित। अनुपस्थित। तो याद रखना है कि स्टार्च जो होता है ना, अगर उसको आयोडीन का घोल मिल गया तो स्टार्च का रंग हो जाता है नीला। स्टार्च ऐसे व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होगा, लेकिन अगर हम स्टार्च को आयोडीन का घोल दे दें, स्टार्च को अगर आयोडीन का घोल मिल गया तो स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है? नीला। तो ये नीला हुआ, ये नीला हुआ। नीला होने का मतलब है कि यहाँ पर क्या आ चुका है? स्टार्च आ चुका है। ध्यान से समझना है हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले कि स्टार्च का खुद का कलर तो व्हाइट है, लेकिन अगर स्टार्च को आयोडीन का घोल मिल जाए तो स्टार्च का रंग बदल जाता है, कैसा हो जाएगा? नीला। तो यहाँ नीला, यहाँ नीला हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है? स्टार्च मौजूद, क्योंकि हम पत्ती को आयोडीन के घोल में डाले थे। तो जैसे पत्ती को आयोडीन के घोल में डाले तो आयोडीन के इफेक्ट से जहाँ जहाँ वो स्टार्च होगा वो भाग कैसा हो गया? नीला। तो ये नीला, मतलब यहाँ पर क्या है? स्टार्च मौजूद है, और ये वाला भाग रह गया रंगहीन, यानी कि यहाँ पर स्टार्च नहीं है। तो स्टार्च आया कैसे? ये स्टार्च इस दोनों भाग में आया कैसे? जबकि हम तो शुरू में ही गमला में लगे पौधे को अंधेरे कमरे में 2-3 दिन तक रख दिए थे, सारा स्टार्च खत्म कर दिए थे। याद है ना, हम बोले थे ना, ध्यान देना इस बात पर कि सबसे पहले हम क्या किए थे? गमला में लगा एक लंबा चौड़ा पत्ती वाला पौधा लिए, और उस पौधा में जो भोजन है, स्टार्च है, उसको खत्म करना था। क्या किए? पौधा को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दिए थे। तो अंधेरे कमरे में रखने का मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और जो भोजन पहले से उस भोजन का पौधा यूज कर लेगा। तो पौधा में स्टार्च खत्म हो गया था, पौधा के सभी पत्ती में स्टार्च खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टार्च पाया गया। कैसे? तो याद करो कि जब हम ये अंधेरे कमरे से पौधा को निकाले थे, पहले हम क्या किए थे? एक पत्ती के कुछ भाग पर काला कागज चिपका दिए थे, और उसके बाद क्या किए? पौधा को अंधेरे कमरे से निकाल करके 3-4 घंटा के लिए धूप में रखे थे कि नहीं? धूप में रखे थे। तो जिस समय धूप में हम रखे थे, जिस समय पौधा को हम धूप में रखे थे,
तो पौधा के हर भाग पर लाइट पड़ रहा था, धूप सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। तो हम इस पत्ती की बात करते हैं, तो इस पत्ती के यहाँ बीच में काला कागज चिपका हुआ है और शुरू और लास्ट में काला कागज चिपका हुआ नहीं है। तो जहाँ काला कागज नहीं है वहाँ तो धूप पड़ रहा था, और जहाँ काला कागज है वहाँ पर धूप नहीं पड़ रहा था। तो जहाँ धूप पड़ा वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ और वहाँ स्टार्च बन गया, और वही स्टार्च आयोडीन के घोल के प्रभाव से यहाँ नीला रंग का हो गया। और जहाँ पर काला कागज चिपका हुआ था यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा ही नहीं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ा ही नहीं तो इस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो स्टार्च भी नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो ये वाला भाग कैसा रह गया? रंगहीन रह गया। रंगहीन क्यों? क्योंकि हम पत्ती को अल्कोहल में उबाल दिए थे और पूरा का पूरा क्लोरोफिल निकाल दिए थे, और पूरा का पूरा पत्ती कैसा हो गया था? रंगहीन। तो रंगहीन का ये बीच का भाग रंगहीन रह गया, शुरू और लास्ट का भाग कैसा हो गया? नीला रंग का हो गया, क्योंकि यहाँ स्टार्च पाया गया। स्टार्च क्यों यहाँ बना? यहाँ क्यों स्टार्च बना? क्योंकि इस भाग पर धूप पड़ रहा था ना, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ा तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण होने से स्टार्च बना, और जहाँ धूप नहीं पड़ा वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और वहाँ पर स्टार्च भी नहीं बना। यानी कि जहाँ पर धूप पड़ता है वहीं प्रकाश संश्लेषण होगा, वहीं स्टार्च बनेगा, और जहाँ धूप नहीं पड़ा वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, वहाँ स्टार्च का निर्माण भी नहीं हुआ। मतलब ये अब निष्कर्ष हम बोल देंगे। अब हम क्या बोलेंगे? निष्कर्ष बोलेंगे। लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। कैसे होगा निष्कर्ष? निष्कर्ष ठीक लिखेंगे, पता नहीं क्या है निष्कर्ष। हाँ ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम बोलेंगे कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। आया समझ में? सबसे पहले क्या किए? गमले में लगे एक पौधा को लिए और उसके स्टार्च को ख़त्म करने के लिए हम अंधेरे कमरे में 2-3 दिन तक रख देते हैं। फिर उसके एक पत्ती के कुछ भाग पर काला कागज चिपका देते हैं दोनों तरफ से, और फिर हम उस पौधा को 2-3 घंटा के लिए 3-4 घंटा के लिए उसको धूप में रख देते हैं। फिर इस पत्ती को तोड़ देते हैं, काला कागज हटा लेते हैं और पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं, तो पूरी की पूरी पत्ती कैसी हो जाती है? रंगहीन। रंगहीन पत्ती को हम अल्कोहल से निकाल करके आयोडीन के घोल में डालते हैं। आयोडीन के घोल से निकाल करके देखते हैं तो पता चलता है कि जहाँ काला कागज चिपका था वो तो रंगहीन रह गया, लेकिन जहाँ काला कागज चिपका हुआ नहीं था वो हो गया नीला रंग का। तो नीला होने का मतलब वहाँ स्टार्च है, और स्टार्च कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बनता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। मतलब इस दोनों भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ। कब हुआ? और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो कब हुआ है यहाँ प्रकाश संश्लेषण? जब हम अंधेरे कमरे से पौधे को निकाल करके धूप में रखे थे, तो इस दोनों भाग में धूप पड़ा और प्रकाश संश्लेषण हुआ, यहाँ स्टार्च बना। वही स्टार्च आयोडीन के घोल के प्रभाव से नीला रंग का हो गया। और जहाँ पर काला कागज था वहाँ धूप ही नहीं पड़ा, वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हुआ, वहाँ स्टार्च भी नहीं बना, इसलिए ये वाला भाग रंगहीन रह गया। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से रिवाइज करके इसको आप देख सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और हो सकता है हम कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करें, या फिर अगले वीडियो में हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी इसका स्क्रीनशॉट खींचना है, और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।